हेलो क्लास 8। सो लास्ट जो चैप्टर है वो तो हमने फिनिश किया था, और उसके बाद जो राइटिंग वाला सेक्शन है उसमें बेसिकली ये था कि एक इसमें जो सीडी वर्जन आता है वो एक्चुअली थोड़ा महंगा होता है, इसलिए हम लोग सीडी वर्जन लेते नहीं हैं। तो उसमें एक सुनाएगा और उसको फिर जो डायलॉग्स हैं वो आपको लिखना होता है। तो उसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं तो एक पोएम है, ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एक महान एक पोएट हुए इंग्लिश लिटरेचर के, विलियम वर्ड्सवर्थ। बॉर्न इन मतलब उनकी जो ज़िंदगी थी 1770 में जन्म हुआ, 1850 में 80 साल की उम्र में इस दुनिया को वो छोड़ गया। वॉज अ मेजर रोमांटिक पोएट, वो एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट मीन्स कि जो रूमानी, जो इमेजिनेशन वाली पोएम्स लिखते हैं, तो ही वॉज रोमांटिक पोएट। वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलब्रिज टुगेदर प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलड्स इन 1798। बैलड्स कहलाते हैं वो पोएम्स जो कि किसी जगह, किसी एरिया में जो लोकगीत होते हैं ऐसे होकर के फेमस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गोनू झा की कहानियाँ हैं, ऐसे ही कुछ कविताएं भी हैं जो कि फेमस हो जाया करती हैं, तो बैलड्स उन्हीं को कहते हैं। तो राइम ऑफ एंशंट मैरिनर के जो राइटर थे वो कोलरिज थे। पहले जो 10th में किताब थी उसमें ये पोएम थी, मैंने पढ़ाया हुआ है इसको। तो और बहुत लाजवाब पोएम है वो। Coleridge, The Rime of Ancient Mariner and Wordsworth's Tintern Abbey were published in this edition. Tintern Abbey was considered by literary critics as a premier romantic work in which Wordsworth discussed a new type of verse form that was blank verse. Blank verse होता है जहाँ पे राइमिंग नहीं होती है, इसको फ्री वर्स भी कहते हैं, जिसमें कि राइमिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि पोएम, जैसे पोएम होता है ना कि जो लास्ट वर्ड्स होते हैं अलग अलग लाइंस के या कंटिन्यूस लाइन के, वो एक जैसे साउंड करते हैं, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये एक नया इन्होंने ये किया था, इजाद किया था इन्होंने कि बिना वर्स के ही लिखते थे, ब्लैंक वर्स कहते थे। पेज नंबर आप 16 निकालिए। पेज नंबर 16 में एक सोनेट है। ठीक है, इसके आखिरी वर्ड को देखिए, हर लाइन के आखिरी वर्ड को, डे टेम्परेट, मे डेट। और जैसे डे को देखिए तो मे के जैसा है, टेम्परेट को देखिए तो डेट के जैसा है। तो ये राइमिंग हुआ। यहाँ पे जो बात हो रही है ये फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स की बात हो रही है, इसमें राइमिंग नहीं होती है। ओके, उसके बाद समझने के लिए ये है कि द पोएट इज़ अ पार्ट ऑफ एंथोलॉजी लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, एंथोलॉजी क्या होता है? पोएम्स का कलेक्शन। तो लिरिकल बैलेड्स थे। बैलेड्स अगेन मैंने आपको बताया कि कुछ जो लोकगीत किस्म की लोक कविताएँ कह लीजिए उसको। इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पोएम इन द कलेक्शन। जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये उस कलेक्शन का सबसे छोटा पोएम है। ब्लैंक वर्स इज लिटरेरी डिवाइस कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन राइमिंग लाइन्स। नॉन राइमिंग लाइन्स होंगे, वही जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई राइमिंग नहीं होती है, कोई राइम स्कीम नहीं होता है इसमें। इट इज़ ऑफन यूज इन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स क्या होते हैं कि जो पोएम होगी ना उसमें कोई एक इंसान बोल रहा होगा, वो एक स्पीच के जैसा होगा, लेकिन क्या है, पोएम का फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। डायलॉग, डायल मीन्स टू, दो लोगों के बीच का जो संवाद होता है दैट इज़ कॉल्ड डायलॉग। ओके, डाई का मतलब ही होता है दो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं आप, तो डाई का मतलब होता है टू, मोनो का मतलब होता है वन। तो इट इज़ नॉट डायलॉग, इट इज़ मोनोलॉग। एक ही आदमी बोल रहा है और पोएम के फॉर्म में बोल रहा है, तो दैट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, द पोएम इन विच अ सिंगल कैरेक्टर, यस लिखा हुआ है, पोएम इन विच अ सिंगल कैरेक्टर डिलीवर्स
his thoughts in the form of a speech। ऐसा लगेगा जैसे वो कुछ कह रहा है, स्पीच यानी भाषण की बात नहीं है, कुछ कह रहा है, कुछ बातें बतला रहा है, ठीक है, लेकिन एक पोएम का फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। Wordsworth is also famous for his definition of poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. He has written poetry in various different forms. ये पोएट्री के बारे में कहते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस होते हैं और स्पॉन्टेनियसली वो आते हैं तो वही पोएट्री होती है। तो ये बहुत अच्छी सी बात है। हम लोग पोएम शुरू करते हैं। आई विल ट्राई टू फिनिश इट टुडे इटसेल्फ। When people grow old, how do they handle critical situations? What can we learn from their wisdom and expertise? Read this poem to find out. कि जब लोग बूढ़े होते हैं तो क्रिटिकल सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। उनके विजडम से, विजडम यानी क्या कहें उसको, ज्ञान कहिए, उनके ज्ञान से और उनके एक्सपर्टाइज से। एक्सपर्टाइज क्या होता है कि वो इतने सिचुएशंस अपनी ज़िंदगी में देख चुके होते हैं कि दे हैव एन एक्सपर्टाइज, दे अंडरस्टैंड लाइफ वेरी वेल, ठीक है। उनका एक्सपर्टाइज यही होता है कि ज़िंदगी को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं। द लिटिल हेज रो बर्ड्स that peck along the road, regard him not. He travels on, and in his face, his step, his gait is one expression. Every limb, his look and bending figure, all bespeak a man who does not move with pain, but moves with thought. He is insensibly subdued to settle quiet. He is one by whom all efforts seem forgotten, one to whom long patience has such mild composure given that patience not doth seem a thing of which he had no need. He is by nature led to peace so perfect that the young behold with envy what the old man hardly feels. I asked him whither he was bound and what the object of his journey. He replied, Sir, I am going many miles to take a last leave of my son, a mariner who from a sea fight has been brought to Falmouth and there is dying in an hospital. तो ये आपका पोएम है, पढ़ते हैं इसको। The little hedgerow birds that peck along the road, ठीक है। hedgerow birds होते हैं जो बर्ड्स आपको एक लाइन से सड़क पे दिखेंगे, कभी बिजली के तार पे दिखेंगे, इन सब जगहों पे दिखेंगे। that peck along the road, सड़क से लगे हुए वो लगे रहते हैं। regard him not, वो उसको रिगार्ड नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते उस पर। he travels on, वो आगे बढ़ता है। and in his face, और उसके चेहरे में, his step, उसके कदमों में, his gait, उसके अपीयरेंस में, वो कैसा दिखता है उसमें, is one expression, एक ही एक्सप्रेशन है। every limb, शरीर का हर हिस्सा, his look, उसके looks, and bending figure, और झुकी हुई उसकी काया, शरीर, all these be, सब एक ही बात दिखलाते हैं, ठीक है। a man who does not move with pain, ये सब एक ही चीज़ दिखलाते हैं, एक ऐसे इंसान को दिखलाते हैं जो चलने के लिए तकलीफ़ या शक्ति नहीं लगाता है, बट मूव्स विथ थॉट, लेकिन जो अपने केवल विचारों से, अपने मन की शक्ति से चलता है, शारीरिक शक्ति की बात नहीं है। ही इज़ insensibly subdued to settle quiet। सबड्यूड का मतलब होता है, मतलब जो एक डिजेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है, कि मीनिंग दिया हुआ भी है। सबड्यूड का मतलब सैड और डिजेक्टेड। ही इज़ इंसेंसिबली सबड्यूड टू सेटल क्वाइट। इंसेंसिबल होता है जब हमें किसी की फीलिंग्स को लेकर के हम इंसेंसिबल हो जाते हैं, उनकी बातें सुनना, उनकी फीलिंग्स की हमें कदर नहीं हो जाती रहती है, तो उस वजह से वो सैड है, कोई
किसी को उसकी पड़ी हुई नहीं है, सब लोग उसको लेकर के इनसेंसिबल हैं और इस वजह से वो अब क्वाइट हो गया है, ही हैज़ सेटल्ड क्वाइट। और बहुत ज़्यादा लोगों से उसको मतलब नहीं रह गई है और जो उसकी फीलिंग्स हैं अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। ही इज़ वन बाई whom ऑल एफर्ट्स सीम्स forgotten। ये वही है बाई whom जिसके द्वारा ऑल एफर्ट्स सीम्स forgotten, कि सारे जो एफ़र्ट हैं वो सब भूले जा चुके हैं। जो कुछ भी एक होता है ना कि हम सब जब तक यंग होते हैं, हमारे सपने होते हैं, उनके पीछे हमारे एफ़र्ट्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है तो एक पल आता है कि वो सारे एफ़र्ट जो हैं वो सब बेकार लगते हैं, कुछ अचीव करने के लिए रह नहीं जाता है और समझ में आने लगता है कि जिसके पीछे हम भाग रहे थे पूरी ज़िंदगी वो किसी काम की थी नहीं, सब यहीं छूट जाना है। वन to whom long patience has such mild composure given that patience now does seem a thing of which he hath no need। कहते हैं वर्ड्सवर्थ, लॉन्ग पेशेंस, वन टू whom, ये इंसान जिसके लिए लॉन्ग पेशेंस, जो पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, कि एक लंबा धैर्य ने उसे एक ऐसा माइल्ड कंपोजर दिया है। ठीक है, कंपोजर होता है जो हम फीलिंग अपने चेहरे पर लेकर के चलते हैं, हमारे जो हाव भाव होते हैं, तो इस पेशेंस ने उसको ऐसे हाव भाव दिए हैं कि वो बहुत माइल्ड हैं, बड़े माइल्ड। आप देखिएगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, वो चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी कंडीशन पे वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को देखना, सुनना, समझना ये उनमें होता है। किसी भी बूढ़े इंसान का चेहरा, और जैसे आप एक सैनिक का चेहरा सोचिए, ठीक है, तो बंदूक उठाया हुआ, चेहरे पे थोड़ा गुस्सा, ऐसा ही कुछ दिखेगा। लेकिन एक बूढ़े इंसान का चेहरा सोचिए, ठीक है, तो उसमें आप गुस्से को नहीं ढूंढिएगा। ओके, तो अब जो उसके कंपोजर हैं वो बड़े माइल्ड हैं, जो चेहरा उसका है वो बड़ा सौम्य है। तो जो लॉन्ग पेशेंस है, लंबा पेशेंस है, उसने उसको दिया है, हैज़ गिवन व्हाट ही हैज़ गिवन, माइल्ड कंपोजर। और ऐसे माइल्ड कंपोजर दिए हैं, सच माइल्ड कंपोजर गिवन दैट पेशेंस नाउ डज, डथ का मतलब होता है डज, ठीक है, ये पुराना स्टाइल है जहाँ पे DOTH जो है वो डथ पढ़ते थे, बट उसका मीनिंग है डज, जिसको आज हम लोग DOES पढ़ते हैं। दैट पेशेंस नाउ डज सीम अ थिंग ऑफ विच ही हैथ नो नीड। तो लंबे, ठीक है, पेशेंस ने उसको इतना कंपोजर, एक माइल्ड कंपोजर दे दिया है, वो इतना सौम्य हो चुका है, इतना नॉन रिएक्टिव हो गया है कि पेशेंस अब उसके लिए एक ऐसी चीज़ है कि अब उसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंस से अब, पेशेंस मेडिसिन की ज़रूरत किसको पड़ेगी, जो बीमार है। तो पेशेंस की ज़रूरत उसको तब थी जब वो जवान था, जब उसको गुस्सा आता था। अब उसके जो कंपोजर हैं, उसके जो हाव भाव हैं, वो इतने माइल्ड हो चुके हैं कि अब उसको कोई पेशेंस वगैरह की ज़रूरत है नहीं। ही इज़ बाई नेचर लेड टू पीस सो परफेक्ट दैट द यंग बिहोल्ड विथ एनवी। अब जो उसका नेचर है वो शांति की ओर उसको इतना परफेक्टली लीड करके ले जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे जो बूढ़े लोग होते हैं, किसी को अगर ऐसे कह दीजिए कि तुम्हारी जो है सो 5 साल में डेथ हो जाएगी तो परेशान हो जाएगा। ठीक है, किसी को कह दीजिए कि तुम साल भर में मरने वाले हो तो परेशान हो जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जो जानते हैं कि शायद इस साल मेरा आखिरी साल हो, लेकिन आप उनको परेशान नहीं देखेंगे। वो उस अंत की ओर पूरी ज़िंदगी वो जी चुके हैं, हर अनुभव को वो ले चुके हैं, सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं, सब चीज़ उन्होंने जी लिया है। अब उस अंत की ओर भी वो बढ़ रहे हैं। वो जानते हैं कि अब 1 साल या 2 साल मैक्सिमम, बट फिर भी आप बूढ़े लोगों से मिलेंगे आपको फील भी नहीं होगा कि ये, वो जानते हैं कि अब जो भी दिन मैं बिता रहा हूँ इनका कोई ठिकाना नहीं है, बट स्टिल ही इज़ वेरी कंपोज्ड, ही इज़ वेरी काम, वो बड़े शांत हैं।
तो ये जो पेशेंस है, ये जो उनके अनुभव हैं, उन्होंने उनको इतना परफेक्ट कर दिया है कि वो शांति की ओर, एक पीस की ओर बड़े एक शानदार तरीके से, परफेक्ट तरीके से बढ़ रहे हैं। और ऐसे बढ़ रहे हैं दैट यंग बिहोल्ड विथ एनवी, कि जो यंग लोग उसको देखें तो उनको जलन हो जाए उससे। वॉट द ओल्ड मैन हार्डली फील्स, और आप उनसे जलन कीजिए, आप उनसे नफ़रत कीजिए, उस ओल्ड पर्सन को, उस ओल्ड फेलो को, ही डजेंट इवन नोटिस कि आप उससे नफ़रत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे आर हार्डली बॉदर्ड अबाउट दैट। I asked him whether he was bound and what the object of his journey. I asked him, मैंने उनसे पूछा, whether, यहाँ weather है, या जिसको कहें कि what, यहाँ दिया हुआ है to what place, ठीक है। I asked him whether he was bound, कि वो कहाँ के लिए चले हैं, कहाँ जा रहे हैं। जिनसे चला नहीं जा रहा है, आप थके हुए लग रहे हैं, कमज़ोर लग रहे हैं, झुके हुए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं फिर। I asked him whether he was bound and what the object of his journey. मैंने उनसे पूछा कि किस जगह के लिए आप चले हैं, आपके जो जर्नी का ऑब्जेक्टिव, जो क्या कहेंगे उसको, जो मंजिल है, रीज़न है, वो क्या है, कहाँ जा रहे हैं। He replied, वो जवाब देते हैं, Sir, I am going many miles today. मुझे अभी मीलों जाना है, बहुत दूर जाना है। A last leave of my son, a mariner, अपने बेटे से मिलने के लिए। और कैसे मिलने के लिए? A last leave of my son. A last leave होता है कि जब ख़ास करके जो चिड़िया के बच्चे होते हैं, जब वो फाइनली अपने घोंसले को छोड़ करके जा रहे होते हैं, वो अंडे से बाहर आते हैं, जो चिड़िया है वो उसका ख्याल करती है, जो चिड़ा है वो चीज़ें लाता है, उनको खिलाता है, फिर धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होते हैं और एक दिन वो घोंसला छोड़ करके चले जाते हैं। ये यहाँ पे जो बात कर रहा है लास्ट लीव की, तो वो घोंसला छोड़ करके जाने की नहीं बल्कि इस दुनिया से जाने की बात है। लास्ट लीव ऑफ माई सन, वो भी उसके बेटे का, मरीनर, जो कि एक मैरिनर है, हु फ्रॉम अ सी फाइट हैज़ बीन ब्रॉट टू फलमाउथ। फलमाउथ का मतलब मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास डिक्शनरी भी नहीं है, मैं देख करके रखूँगा, कल बता दूँगा आपको। तो वो अपने बेटे को देखने के लिए जा रहा है। वो बेटा जो कि एक मैरिनर है, यानी समंदर में जो लड़ाई लड़ते हैं वो है, और एक सी फाइट के बाद उसको वापस लाया गया है और ये उसकी लास्ट लीव है। वो अब एंड देयर इज़ डाइंग इन एन हॉस्पिटल। एक्चुअली हॉस्पिटल नहीं, कुछ लोग उसको हॉस्पिटल भी कहते हैं, उसके लिए एन वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि वहाँ एक हॉस्पिटल में मतलब डेथ बेड पे है कि वो मरने वाला है। तो ये पोएम थी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दिखाते क्या है पोएट? दिखाते पोएट ये हैं कि एक बूढ़ा इंसान है, ठीक है, जिसको कोई भी जिस पे गौर नहीं करता है, जिसकी बातों पे गौर नहीं करता है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो बोलने के लिए कुछ होते हैं, लोग उनको चुप करा दिया करते हैं कि आपको क्या पड़ी है, भगवान का भजन कीजिए, जाने का टाइम आया आपका। लेकिन क्या है कि उनके पास ज़िंदगी के सारे अनुभव होते हैं और सारी चीज़ें देख कर के वो इतने जिसको कहा जाए कि मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं कि किसी भी कंडीशन को डील करना, हैंडल करना उसको बखूबी आता है। यहाँ आप क्या कहेंगे, जहाँ एक बूढ़ा इंसान है जो चलने के लायक भी नहीं है और उसका बेटा जो कि एक मैरिनर है वो वहाँ हॉस्पिटल पे पड़ा हुआ है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और ये इंसान उसको देखने के लिए जा रहा है, ठीक है। और पूरे पोएम में बताया गया कि उनकी फीलिंग कैसी है, वो कैसे दिख रहे हैं, कैसी चीज़ें हैं, और उन सब चीज़ों के बावजूद वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी लोग उनको रिएक्शन देते हैं, नहीं देते हैं, नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों से वो परे हैं। ये चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती हैं और वो आगे बढ़ते हैं। जब उनसे पूछा भी जाता है कि ऐसी
ऐसी हालत में आप कहाँ जा रहे हैं, तो बड़ी विनम्रता से सर के साथ उन्होंने शुरू किया है और बताते हैं कि वो अपने बेटे को देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि समुद्र की लड़ाई से लौटा है और हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ठीक है, तो एक बार इस पोएम को आप लोग फिर से पढ़िएगा और अगली क्लास में हम लोग इसके लिए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। एक बार और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो फॉल माउथ का मतलब भी मुझे नहीं पता है, वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, और एक बार समरी इसका करके फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।